हेलो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2026 पेपर 1 महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपको 1 मार्च को देखने को मिल सकते हैं गाइस। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति की जांच करना, ऑप्शन बी छात्रों की सीखने की कमियों को दूर करना, ऑप्शन सी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ऑप्शन डी छात्रों के अनुशासन की जांच करना। बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएगा इस ऑप्शन बी इज द राइट, छात्रों को सीखने की कमियों को दूर करना। ऑप्शन बी इज द राइट गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्योत्तर शोध का अर्थ क्या है? कार्योत्तर शोध एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का अर्थ क्या है? ऑप्शन है घटना होने के बाद किया गया शोध, ऑप्शन बी है घटना होने से पहले किया गया शोध, ऑप्शन सी है घटना के साथ साथ किया गया शोध, या ऑप्शन डी है भविष्य की योजनाओं के लिए शोध। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर है ए इज द राइट, घटना होने के बाद किया गया शोध क्या कहलाता है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है, कार्योत्तर शोध कहलाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ होता है तथ्य के बाद। इसमें शोध का चरों आएगा ना, चरों पर नियंत्रण नहीं होता है। चर मीन्स क्या होता है? वेरिएबल होता है ना, इन पे नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि घटना पहले की घट चुकी होती है। घटना क्या पहले से घट चुकी होती है, इसलिए तथ्य के बाद यानी एक्स पोस्ट फैक्टो कहलाता है। जैसे कि सामाजिक प्रभाव का अध्ययन। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन सी सतत विकास, ऑप्शन डी जैविक विविधता। बताएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ओजोन परत का संरक्षण है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1987 में स्टार्ट हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा। कनाडा में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1989 में लागू हो गया। कब से लागू हो गया है? 1989 से लागू हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल्स। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? 1987 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कनाडा से स्टार्ट हुआ है। कनाडा है ना। हस्ताक्षर कब हुए थे? 1987 में हुआ था, कनाडा ने किया था, और 1989 में लागू हो गया था। ओके गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राथमिक लक्ष्य इनका यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचा करना है ना, पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करना ही मेन लक्ष्य। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को ग्रेड देना, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देना, ऑप्शन सी सत्र के अंत में छात्रों की योग्यता की जांच करना, ऑप्शन डी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देना निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है। ओके गाइस, आइए इसके डिटेल जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट है और डिटेल है निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवल्यूशन शिक्षण के दौरान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की कमियों को दूर
पहचान कर उनकी कमियों को क्या करना है, दूर करना है, सुधारना, न कि केवल अंक देना है। इसके विपरीत सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, संकलनात्मक समेटिव कहलाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है? ब्लूम टैक्सोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी संश्लेषण। बताइए उच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट, मूल्यांकन गाइस। इसका ये है एक्सप्लेनेशन। बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन के 6 स्तर, कितने स्तर बताए? 6 बताए। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन नए संशोधनों है ना, संशोधनों के सृजन यानी क्रिएटिंग को उच्च माना गया है, लेकिन पारंपरिक रूप से मूल्यांकन ही उत्तर सही आएगा। ओके गाइस, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसका लेवल का डायग्राम बनता है गाइस, है ना, हायरार्की रहती है। ओके, नॉलेज, नॉलेज, फिर आएगा कंप्रेहेंस, कंप्रेहेंस, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस, फिर आएगा एनालिसिस, एनालिसिस। ओके गाइस, फिर आएगा सिंथेसिस, फिर आएगा एवोल्यूशन। ओके गाइस, ये रहते हैं, हायरार्की बनती है इसकी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है? शून्य परिकल्पना मीन्स नल हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जब दो चरों के बीच कोई संबंध न हो, ऑप्शन बी है जब शोधकर्ता का कोई उद्देश्य न हो, ऑप्शन सी जब परिणाम हमेशा धनात्मक हो, ऑप्शन डी शोध का वह भाग जो गलत सिद्ध हो चुका हो। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन ए इज द राइट, जब दो चरों के बीच कोई संबंध न हो, शून्य परिकल्पना कहलाती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, यह मानता है कि अध्ययन किए जा रहे चरों और वेरिएबल्स के बीच कोई सांख्यिकी संबंध या अंतर नहीं है। शोधकर्ता आमतौर पर इसे अस्वीकार यानी रिजेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वैकल्पिक परिकल्पना को सिद्ध किया जा सके। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स का संबंध मुख्य रूप से किस चरण से है? शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स का संबंध किससे है? बताइए गाइस। ऑप्शन ए समस्या के चयन से, ऑप्शन बी सांख्यिकी तकनीकों के प्रयोग से, ऑप्शन सी डेटा संकलन और रिपोर्टिंग में ईमानदारी से, या ऑप्शन डी थीसिस के कवर डिजाइन से। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट गाइस, डेटा संकलन और रिपोर्टिंग में ईमानदारी से ने क्या कहलाती है? शोध नैतिकता कहलाता है, रिसर्च एथिक्स का मुख्य उद्देश्य है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन जानते हैं। शोध नैतिकता का अर्थ है शोध के दौरान डेटा के साथ छेड़छाड़ न की जाए, चोरी यानी प्लेगरिज्म न की जाए और परिणामों को बिना किसी पक्षपात के प्रस्तुत किए जाए। ओके गाइस, इसका लेवल रहते हैं प्लेगरिज्म के, कितने? 4 लेवल रहते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं गाइस। लेवल 1 में रहता है 0 से 10% रहता है, लेवल 2 में रहता है, लेवल 2 मतलब 1 में रहता है 10 से 40%, लेवल 2 में रहता है 40 से 60%, 40 से 60%, और लेवल 3 में 60% से एबव रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लेगरिज्म से एक क्वेश्चन आपको 1 मार्च को
100% देखने को मिल सकता है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शोध की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन डी द्रवश्य विज्ञान विधि। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। प्रयोगात्मक विधि शोध की विधि है जो क्या करती है? प्रभाव का संबंध स्थापित करती है कारण और प्रभाव के बीच। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता के चार हेरफेर करता है, चर हेरफेर है ना, हेरफेर करता है, क्या करता है? चर आएगा है ना, चर में हेरफेर करता है, दूसरे पर उसके प्रभाव को मापता है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वतंत्र और आश्रित चर। स्वतंत्र और आश्रित चर होते हैं। स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध देखा जाता है। उदाहरण के लिए, क्या नई खाद से पौधे की लंबाई बढ़ती है? यहाँ खाद्य क्या है? कारण हो गया है, और लंबाई क्या हो गया है? इसका प्रभाव हो गया है। लंबाई क्या है? प्रभाव हो गया, और खाद क्या है? कारण हो गया। खाद देने के कारण पौधे की लंबाई बढ़ी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। 10, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। ऑप्शन ए शिक्षा पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन बी कम समय में अधिक जानकारी देना, ऑप्शन सी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी दिए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक ठीक करना। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या कर सकता है? बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना ही शिक्षक प्रभावी शिक्षक कहलाता है। छात्रों को सीखने के लिए उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर देता है ना, उत्साह उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रभावी शिक्षक कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि छात्र के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों में जिज्ञासा पैदा करे, उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करे। इसे क्या कहते हैं? इसे स्टूडेंट स्टैंडर्ड लर्निंग यानी छात्र केंद्रित शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? छात्र केंद्रित। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों को समन्वित करता है। सीपीयू, ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी रैम। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है गाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी यू कंट्रोल यूनिट। ओके गाइस, कंट्रोल यूनिट आएगा। सीपीयू का वह भाग है जो सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों को समन्वित करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है मदरबोर्ड। सीपीयू के अंदर लगी रहती है, मेन पार्ट मदरबोर्ड होती है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ओके गाइस, आइए आगे। इसका एक्सप्लेनेशन है, सीयू कंट्रोल यूनिट मैनेजर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनेजर कहलाता है। यह डाटा के प्रवाह को क्या करता है? नियंत्रित करता है। डाटा के जो प्रोसेसिंग होती है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, और निर्देशों को डिकोड करता है। निर्देश जो रहते हैं उनको क्या करता है? डिकोड करता है। जबकि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट केवल गणितीय गणनाएं करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। 12, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओके, वन लाइन क्वेश्चन है गाइस, ये वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं। विद्यार्थी की सोचने की शक्ति और तर्क क्षमता का विकास करता है। शिक्षण का क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के अंदर सोचने की शक्ति और तर्क क्षमता का विकास करना ही
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा केवल सूचना देना नहीं बल्कि छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण, सर्वांगीण विकास करना। ओके, व्यक्तित्व का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना छात्र के अंदर। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं का फुल फॉर्म पूछा है गाइस। स्वयं कब से स्टार्ट हुआ है? 9 जुलाई 2017 से। 9 जुलाई 2017 से कब से हुआ है? 9 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है। ओके गाइज, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। मॉक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए यूज है। उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देती है, पहुंचाने के लिए 3 लेवल है इसके। पहुंच क्या है? पहुंच, समानता और गुणवत्ता। गुणवत्ता इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस, इक्विटी, इक्विटी और क्वालिटी, क्वालिटी। ओके गाइस, विशेषकर वंचित वर्ग की सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन मिल सके। ओके, ये है वीडियो स्वयं पोर्टल का विस्तृत परिचय भी देता है। ओके, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। कब से? 9वीं क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक। ओके गाइस, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ओके, निःशुल्क भी देता है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है इसमें, ऑनलाइन, है ना, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नहीं है, वन लाइनर है। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कार्योत्तर में व्यस्त रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य में व्यस्त करना चाहिए शिक्षक को। ओके, जब छात्र रचनात्मक कार्यों में लगे होते हैं तो अनुशासनहीनता की संभावना कम हो जाती है। अनुशासनहीनता की क्या हो जाती है? संभावना कम हो जाती है। ओके, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नहीं है गाइस, वन लाइनर है। ओके, वन लाइनर है, अभी वन लाइनर ही चल रहे हैं, ऑप्शन वाले भी आएंगे, है ना। लाइनर, ओके। विशिष्ट शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने के लिए छोटे स्तर पर शिक्षण, इसमें कम छात्र और कम समय में 5 से 10 मिनट एक विशिष्ट कौशल पर ध्यान दिया जाता है। ओके गाइस, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है गाइस, आपको एक मार्च को देखने को 100% मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? 3 स्टार लगा लीजिए गाइस इस पे, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। जीन पियाजे, जीन पियाजे किसने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? जीन पियाजे ने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने बच्चों की मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। आइए जानते हैं कितने होते हैं। 4 अवस्थाएं होती है, जो सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, सरल से जटिल सोच की ओर बढ़ता है, जटिल सोच की ओर बढ़ता है। ओके गाइस, आइए 4 लेवल जानते हैं इसके, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। नंबर 1 है संवेदी, संवेदी लेवल 1, संवेदी प्रेरक, संवेदी प्रेरक जन्म से 2 वर्ष, कितने हैं? जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। ओके गाइस, 2 से कब से है? 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी है
मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ये है 7 से 12 वर्ष। ओके गाइस, 7 से 12 वर्ष। और चौथी है औपचारिक, क्या है? औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक। ओके गाइस, कब से कब तक की है? 12 से 12 प्लस वर्ष से है। ओके, यह सिद्धांत बच्चों की सोचने के तरीकों में गुणवत्तापूर्ण, है ना, गुणात्मक परिवर्तन लाने के रेखांकित किया गया है। ओके गाइस, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक 4 अवस्थाएं हैं, है ना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए मैंने बताया आपको एग्जाम में हेल्प करेगा ये। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ की शिक्षा, क्या है? बिना बोझ के सीखना। किसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ओके, कब इसकी स्थापना हुई थी? रिपोर्ट कब हुई थी? 1993 में रिपोर्ट जारी करी थी। शिक्षा रटने की पद्धति को खत्म करने पर जोर दिया था। शिक्षा क्या है? बच्चों को पढ़ाई पे बोझ कम करना। ओके, स्कूली शिक्षा है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, है ना। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? ऑप्शन नहीं, वन लाइनर है। शिक्षण का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? प्रदर्शन विधि। कौन सी? डेमोन्स्ट्रेशंस। देख कर सीखना लंबे समय तक याद रहता है। देख कर सीखना क्या होता है? लंबे समय तक याद रहता है, विशेष विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों पर। ओके गाइस, आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 19, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ताकि शिक्षण के बीच में ही सुधार किया जा सके। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लूम के वर्गीकरण में भावनात्मक डोमेन, इफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है? ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी, है ना, अपन अभी जस्ट करे हैं वो सवाल। चलो, दृष्टिकोण मूल्य और भावनाओं से रिलेटेड है। यह सीखने वाले के व्यवहार और चित्र निर्माण पर केंद्रित है। यह क्या है? सीखने वाले के व्यवहार और चित्र निर्माण पर केंद्रित है। ओके गाइस, इफेक्टिव ब्लूम के वर्गीकरण भावनात्मक डोमेन है, जो दृष्टिकोण मूल्यों और भावनाओं से संबंधित है। यह सीखने वाले के व्यवहार और चरित्र निर्माण पर केंद्रित है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव एवोल्यूशन का उदाहरण है। वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम, समेटिव एवोल्यूशन का उदाहरण है। यह सत्र के अंत में ग्रेडिंग या प्रमोशन के लिए होता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं? स्मृति स्तर, मेमोरी, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग और चिंतनशील स्तर यानी रिफ्लेक्टिव्स। कितने स्तर है? 1, 2 और 3 स्तर। कितने स्तर है शिक्षण के? 3 स्तर है। और कौन कौन से है? स्मृति, बोध, चिंतनशील, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव्स। मॉरिशन ने बोध स्तर और हंट ने चिंतन स्तर का मॉडल दिया है। मॉरिशन ने बोध स्तर और हंट ने चिंतनशील स्तर का मॉडल दिया है। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको 1 मार्च को देखने को मिलेंगे। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों के द्वारा। आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक सुविधा प्रदत्त फैसिलिटेटर्स और मार्गदर्शक होना चाहिए। एक सुविधा प्रदाता क्या है? एक सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक होना चाहिए उच्च शिक्षा में शिक्षा की भूमिका। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड किसने दी है? कील
पैट्रिक ने दी है। किसने दी है? किल पैट्रिक ने शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि दी है। ओके गाइस, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्वयं प्रभा में कितने डीटीएच चैनल है? कितने हैं? स्वयं प्रभा में कितने डीटीएच चैनल है? 40 नवीनतम डीटीएच चैनल है, जिसके द्वारा टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें 24/7 शैक्षिक सामग्री प्रसारित करते हैं। 4 से 5 घंटे रहती है। ओके, 24 घंटे है ना, 24/7 शैक्षिक सामग्री प्रसारित करते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। शोध रिसर्च का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान और सूत्रीकरण, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। बिना स्पष्ट समस्या के शोध प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। शोध रिसर्च का पहला चरण है। ओके गाइस, इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साहित्य लिटरेचर रिव्यू का उद्देश्य क्या है? शोध अंतराल, रिसर्च गैप का पता लगाना, यह समझने के लिए कि उस विषय पर पहले क्या काम हो चुका है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किस चर में बदलाव किया जाता है? स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया जाता है। स्वतंत्र चर में हेर फेर करके उसका प्रभाव आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिचयन सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग का क्या लाभ है? इसमें पक्षपात बैस की संभावना कम होती है। व्याख्या, जनसंख्या के हर सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू गाइस, वन लाइनर, आपको 100% ये क्वेश्चन इस टाइप्स के रैंडम सैम्पलिंग्स, प्रयोगात्मक सैम्पलिंग्स इसमें देखने को मिलेंगे। रिसर्च है ना, प्रयोगात्मक शोध और रैंडम सैम्पलिंग पे देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर क्या है? प्रश्नावली क्या है? उत्तर है डेटा संग्रह का एक उपकरण है। डेटा संग्रह का क्या है? एक उपकरण है। शोधकर्ता दूर बैठे लोगों से जानकारी जुटाने के लिए इसका प्रयोग करता है। शोध नैतिकता रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन क्या है? साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म है। किसी दूसरे के विचार या शब्द को अपना कर बताकर पेश करना, किसी दूसरे के शब्द या विचारों को अपना बताकर पेश करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है गाइस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मात्रात्मक शोध क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे संबंधित है? सांख्यिकी और संख्यात्मक डेटा से। क्वेश्चन नंबर 33, एक्शन रिसर्च का क्या उपयोग है? तालिका समस्याओं का समाधान करने के लिए एक्शन रिसर्च का उपयोग किया जाता है। यह अक्सर शिक्षण और कक्षा की समस्याओं के लिए यूज किया जाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टाइप 1 त्रुटि टाइप 1 एरर क्या है? जब एक सही शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाए, टाइप 1 एरर कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आजकल ट्रेंड में है ये वाले क्वेश्चंस। टाइप सेकेंड एरर में क्या है? टाइप सेकेंड एरर में क्या है? जब एक गलत शून्य परिकल्पना को भी स्वीकार कर लिया जाता है। अगर कोई असत्य हो कर भी वह सत्य कर मान लिया जाता है, वो क्या कहलाती है? शून्य परिकल्पना कहलाती है। और सही होकर भी उसे अस्वीकार कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, है ना। जब सही है फिर भी उसे खारिज कर देते हैं तो टाइप 1 एरर आएगा, और गलत होने पर उसे सही मान लेते हैं, वो टाइप 2 एरर में आएगा। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, थीसिस लेखन का मानक प्रारूप क्या है? APA अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन या MLA। ओके, शोध प्रबंधन और शोध पत्र में क्या अंतर है? शोध पत्र किसी विशिष्ट विषय पर संक्षिप्त लेख होता है, जबकि शोध प्रबंधन डिग्री के लिए विस्तृत अध्ययन होता है। शोध प्रबंधन क्या है? किसी विषय के लिए विशिष्ट विषय के संक्षिप्त लेख होता है, जबकि शोध क्या है? पत्र यानी लेटर, है ना। पत्र क्या होता है? शोध पत्र क्या होता है? विषय का संक्षिप्त, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना, किसी डिग्री के लिए विस्तृत अध्ययन, वो होता है प्रबंधन। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक अनुभव और कौशल विकास प्रदान करना। वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक अनुभव और कौशल विकास प्रदान करना वर्कशॉप कहलाता है। संगोष्ठी यानी सेमिनार क्या है? किसी विषय पर चर्चा के लिए लोगों का समूह इकट्ठा होना सेमिनार कहलाता है। केस स्टडी की विधि क्या है? किसी एक इकाई, व्यक्ति, समूह या स्थान का गहन अध्ययन। किसी एक इकाई, व्यक्ति, समूह या संस्थान का गहन अध्ययन। शोध का मुख्य लक्ष्य क्या है? नए ज्ञान की खोज या पुराने ज्ञान की नई व्याख्या करना शोध का मुख्य लक्ष्य है गाइस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से है गाइस, संचार की प्रक्रिया में शोर यानी नॉइज का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, संदेश को मजबूत करता है। ऑप्शन बी, संदेश को विकृत करता है। ऑप्शन सी, संचार को तेज करता है। या ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं। बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट गाइस, संदेश को विकृत करता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। संचार की नॉइज की, है ना, नॉइज, शोर, नॉइज मीन्स शोर होता है जो संदेश को विकृत करता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, शोध वह बड़ा है जो प्रेषक और ग्राही के बीच संदेश को सही ढंग से पहुंचाने नहीं देता है ना। शोध क्या है? वह बाधा है ना, बाधा, वह बाधा है जो प्रेषक और ग्राही के बीच संदेश को सही ढंग से पहुंचने नहीं देता है। ओके गाइस, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन से व्यक्ति जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे? ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी, एस वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, एस राधाकृष्ण। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट, अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ओके गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा की तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, एकलव्य। ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य। ऑप्शन सी, ज्ञान दर्शन। ऑप्शन डी, ज्ञानवाणी। बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन ज्ञान दर्शन है गाइस। ज्ञान दर्शन 26 जनवरी 2003 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा की तकनीकी विकास के लिए ज्ञान दर्शन नामक सैटेलाइट चैनल शुरू किया गया था। यह 24 घंटे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है गाइस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से शिक्षक और प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्र नामांकन। ऑप्शन बी, शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन सी, महिला शिक्षा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, डी इज द राइट गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से दुनिया में छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए, बीजिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग, चीन। ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद। ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ओके गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट है, भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसमें 30 लाख से अधिक छात्र नामांकित थे। कितने? 30 लाख से अधिक छात्र नामांकित थे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा प्रदान किया जा रहा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छा कंटेंट्स में बना के आपके लिए लाऊंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, धन्यवाद।